कांग्रेस नेता धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर चौथे दिन भी इनकम टैक्स के छापे जारी रहे। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 25 ठिकानों पर हुई रेड में अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। और माना जा रहा है कि जब्त राशि और बढ़ेगी, क्योंकि नोटों की बरामदगी और गिनती का काम जारी है। रांची में रेडियम रोड पर मौजूद उनके बंगले पर छापेमारी रात भर की गई। अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगाला। इस रेड के दौरान बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। सीआईएसएफ के तमाम जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। महिला अधिकारियों को भी, महिला सीआईएसएफ के जवानों को भी यहां पर बुलाया गया है। और हम कह सकते हैं कि धीरज साहू के आवास पर जो इनकम टैक्स की रेड शुरू हुई थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। और फिर से इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि रात भर इनकम टैक्स का रेड, इनकम टैक्स का सर्वे यहां पर चलता रहा। धीरज साहू के घर, दफ्तर और फैक्ट्री पर छापेमारी टैक्स चोरी के मामले में की गई। ओडिशा की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। ये कंपनी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिवार की है। छापे के दौरान नोटों की गड्डियों से भरी करीब 10 अलमारियां मिली। ये अलमारियां 500, 200 और 100 रुपए के नोटों से भरी हुई थी। धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। चौथे दिन की रेड में इनकम टैक्स के अधिकारी आधा दर्जन गाड़ियों में पहुंचे। खास बात यह रही कि इनकम टैक्स के ये अधिकारी ओडिशा से रजिस्टर्ड गाड़ियों में पहुंचे थे। इसके अलावा दूसरी खास बात यह रही कि कैश के अलावा जेवरात भी बरामद हुए हैं। शनिवार को रांची में धीरज साहू के आवास सुशीला निकेतन से अधिकारी 3 सूटकेस लेकर गए। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक बैग में ज्वेलरी भरी थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो तो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जो प्रेमाइसेस है, यानी जो ये आवास है धीरज साहू का, उनके आवास पर तमाम लग्जरी गाड़ियां जो नजर आ रही होंगी वो इनकम टैक्स के, साफ तौर पर जो गाड़ियां नजर आ रही होंगी वो धीरज साहू का है, जो कि सांसद हैं कांग्रेस से। और इनकी गाड़ियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा रुतबा है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमों ने कंपनी के कई खातों को भी फ्रीज कर दिया। अब इन खातों से फिलहाल कोई लेन देन नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी रकम को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी इस मामले की छानबीन में एंट्री हो सकती है। ओडिशा में भी धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ओडिशा के बौद्ध, बोलांगीर और संबलपुर में उनसे जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड की। और संबलपुर में तो बरामद नोटों के गिनने का सीसीटीवी भी सामने आया है। संबलपुर में शनिवार को दोपहर तक हुई गिनती में 37 करोड़ रुपए कैश गिने गए। इन करोड़ों रुपयों को बड़े बड़े बैग्स में भरकर बैंक लाया गया। बैंक में इनकी गिनती की गई। अभी हम जहां पे खड़े हैं यह है संबलपुर का स्टेट बैंक का मुख्य शाखा। आप दिखाई दे रहा है शटर, इसी के अंदर रुपयों की गिनती चल रही है। बुधवार को भुवनेश्वर से 300 किलोमीटर दूर बौद्ध जिले में मौजूद बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री और दफ्तर पर छापे मारे गए। ये कंपनी स्प्रिट, सीमेंट, ईंट और दूसरे उत्पाद बनाती है। छापेमारी में भुवनेश्वर से 5 गाड़ियों से आए 20 से ज्यादा इनकम टैक्स अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। इन छापों पर धीरज साहू या कंपनी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रेड खत्म हो चुकी है, लेकिन नोटों की गिनती चालू है। आयकर विभाग अब कंपनी समूह से जुड़े लोगों से इस मामले में पूछताछ करेगी और उनसे इतनी भारी मात्रा में कैश रखने की वजह पूछी जाएगी। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये काला धन है। अगर नहीं है तो कैश को बैंक खातों में जमा क्यों नहीं कराया गया। कंपनी के बही खातों को खंगालने के बाद काले धन को जब्त कर लिया जाएगा और आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उड़ीसा के विभिन्न जिलों में 20 से अधिक अंचलों में ये रेड की गई थी और उसी के तहत बलांगीर जिला के टिटलागढ़ में 252 करोड़ से अधिक रुपए वहां से बरामद की गई है। कल शाम को उनका जो मैनेजर है बंटी साहू, उनके घर में भी छापा मारा गया था और उसी छापे के तहत उनके घर से करीब 50 करोड़ रुपए अभी निकाले गए हैं। इस सिलसिले में अभी तक किसी की ना तो गिरफ्तारी हुई है और न ही किसी को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भी झारखंड चुनाव के दौरान साहू परिवार के एक कर्मचारी के पास से नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद रांची में आयकर विभाग ने रांची में मौजूद ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करीब 8 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, लेकिन कंपनी के बही खाते में सही हिसाब मिलने के बाद आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान मिली नकदी को जब्त नहीं किया था। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भी है। ऐसे में बीजेपी ने धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए की नकदी की बरामदगी पर कांग्रेस और गांधी परिवार को जमकर घेरा है और निशाना साधते हुए राहुल और सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। ये पैसा केवल उनका सांसद तक नहीं, ये जाता तो कहीं और है और इसलिए शायद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की चुप्पी टूटती नहीं है। ये सारा पैसा गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है। बीजेपी ने धीरज साहू के बहाने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले बयानों पर तंज कसा। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की
मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़, मोहब्बत की दुकान में लूट का सामान। बीजेपी से पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा था कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। कथित काले धन की बरामदगी पर बीजेपी के हमले का कांग्रेस ने भी जवाब दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए देश के आरोपी बैंक डिफॉल्टर उद्योगपतियों की याद दिलाई और पूछा कि बीजेपी मेहुल चोकसी और माल्या जैसे आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ती। कहां पड़े हुए हैं चक्कर में 200-250 करोड़ के। अरे कई लाख करोड़ रुपया लूट ले गया है अडानी, उसको धरे पकड़े। मेहुल चोकसी और माल्या और नीरव मोदी, उसको धरे पकड़े। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से सवाल पूछा कि नोटबंदी के बाद भी काला धन क्यों मिल रहा है। तब ये कहा गया था कि देश से काला धन खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ देश को धोखा दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की एजेंसियों को सिर्फ विपक्ष का भ्रष्टाचार दिखाई देता है। 3 राज्यों की इनकम टैक्स रेड में करोड़ों रुपए के कैश की बरामदगी के बाद बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर उतर गए और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया और बस में भरकर वहां से ले गए। वहीं जयपुर में भी बीजेपी ने धीरज साहू और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस का पुतला फूंका। अरबों अरबों रुपया इन भ्रष्टाचारियों के यहाँ अलमारियों में, कमरों में, पलंग में, इनके मित्रों के यहाँ, सांसद, एमएलए, मंत्री के यहाँ पड़ा है। लखनऊ में भी जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। देश के कई हिस्सों में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किए। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी की गूंज देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में भी सुनाई दी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। वहीं झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, कांग्रेस का पैसा हो सकता है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को खोखला बना दिया है। ये पैसा एक आदमी का नहीं, ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। करीब करीब बीजेपी का हर बड़ा नेता और मंत्री धीरज साहू के बहाने गांधी परिवार को घेरता नजर आया। आज विश्व भ्रष्टाचार निषेध दिवस है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट भ्रष्टाचार के मामले में देश के हालात को बयां करती है, जिसके मुताबिक भारत में हर दिन भ्रष्टाचार के औसतन 11 मामले दर्ज किए जाते हैं और 2021 के मुकाबले 2022 में भ्रष्टाचार के मामलों में करीब 11% का इजाफा हुआ है। 2021 में जहां भ्रष्टाचार के कुल 3,745 मामले सामने आए थे, वहीं साल 2022 में भ्रष्टाचार के मामले बढ़कर 4,139 हो गए। जहां तक भ्रष्ट राज्यों की बात है तो इस लिस्ट में महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और कर्नाटक दूसरे और तीसरे नंबर पर है। भ्रष्टाचार के लिहाज से 2020 और 2021 में भी यही राज्य टॉप 3 में शामिल थे। बताया गया कि सबसे ज्यादा घूसखोरी जमीन, राजस्व और रजिस्ट्रेशन संबंधित मामलों में होती है। दूसरे पर पुलिस और तीसरे पर नगर निगम का नंबर आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में भारत 40 अंकों के साथ दुनिया में 85वें स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड में निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और आज उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है।
दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं के साथ केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। तेलंगाना सरकार ने टीएसआरटीसी बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त यात्रा का वादा पूरा किया। अब महिलाएं और ट्रांसजेंडर टीएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। कांग्रेस सरकार ने महालक्ष्मी योजना के तहत इस सुविधा को शुरू करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब नए साल में प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरों में 3 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। बिहार टॉपर घोटाले में मुख्य आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना से आई ईडी की टीम ने वैशाली जिले में उनके ठिकानों को खंगाला, जिसमें भगवानपुर के किरतपुर राजाराम में मौजूद बच्चा राय का घर और कॉलेज शामिल हैं। ईडी ने छापेमारी इसलिए की क्योंकि ईडी ने जिस अवैध जमीन को जब्त किया था उस पर शिक्षा माफिया ने भवन निर्माण कर लिया। पूरा मामला समझने के लिए 7 साल पहले वर्ष 2016 में जाना पड़ेगा, जब बिहार में इंटरमीडिएट टॉपर घोटाला देश भर में सुर्खियों में रहा था। हाजीपुर के भगवानपुर में विष्णु राय कॉलेज की इंटरमीडिएट की छात्रा रूबी राय 2016 में बिहार में टॉपर थी, जिसके बाद मीडिया उसके घर पहुंची और सवाल किया गया कि उसने क्या पढ़ाई की और कैसे तैयारी की। इन्हीं सवालों में बिहार की टॉपर रूबी राय फंस गई थी, जब उसने जवाब दिया कि पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? जांच हुई तो पता चला कि बिना पढ़े लिखे ही रूबी राय सेटिंग से टॉपर बन गई थी। टॉपर घोटाले में ईडी ने कॉलेज के मालिक बच्चा राय की अवैध जमीनों को अटैच किया था, लेकिन नियम कानून का उल्लंघन कर उस जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर ईडी ने भगवानपुर थाना में बच्चा राय पर 18 नवंबर को केस भी दर्ज कराया और उसी मामले को लेकर ये रेड हुई। तेजस्वी यादव की शादी की सालगिरह पर पूरा लालू परिवार शनिवार की सुबह तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचा। तिरुपति में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी कराया। तेजस्वी के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। यही नहीं, पूजा अर्चना के साथ साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने अपना सिर भी मुंडवाया। ऐसा माना जाता है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने या पापों और अहंकार से छुटकारा पाने के लिए तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। पूरे परिवार के साथ माता पिता, भाई, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी कात्यायनी बालाजी परमेश्वर वेंकट जी का दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए तिरुपति बालाजी। और मेरी बच्ची का मुंडन था, मुंडन भी कराया, साथ में हम लोगों ने भी साथ में कराया है। और हम लोगों ने प्रार्थना की भाई सबके जीवन में जो है खुशी आए, समृद्धि आए, देश हमारा आगे बढ़े। तेजस्वी यादव ने शादी की सालगिरह के मौके पर तिरुपति बालाजी के दर्शन और पूजा अर्चना से जुड़ी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। गौरतलब है कि 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव की राजश्री के साथ शादी हुई थी। वो हरियाणा के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शादी के बाद रेचल ने अपना नाम राजश्री यादव रख लिया। एनआईए ने आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करीब 44 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आईएसआईएस से जुड़े मामले में हुई। एनआईए ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए का दावा है कि आरोपी देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद एनआईए ने रेड की। एजेंसी ने शनिवार सुबह करीब 5 बजे छापेमारी शुरू की। कौन है तुम? क्या काम है? पुलिस। तो क्या काम है? बता दे। अरे बताओ ना, अपने क्या काम है? हाँ तो बताओ ना क्या काम है? बताओ, आ जाओ, बताओ अपन के तो खोलो, बताते। कुछ काम है क्या तुम्हारा? अभी मैं बात कर रही हूँ ना, बच्चे इतने रात में तुम लोग कैसा, वो बच्चे सोए है ना, सुबह में कुछ बोलने का ना, सुबह नहीं हुआ है ना, अभी 5 बज रहा है ना। एनआईए की छापेमारी में पुणे में 3, ठाणे देहात में 31, ठाणे शहर में 9, मीरा भाईंदर में 1 और दूसरी जगह शामिल हैं। एक ऐसा ही ठिकाना मुंबई का कार्गो इलाका है, जहां पर आज सुबह से ही जो एनआईए के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और यहां पर जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। देख पा रहे हैं कि कई सारी जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, वो एनआईए के अधिकारी लेकर यहां पर पहुंचे हैं। एनआईए ने रेड के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। एनआईए ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार लोगों से जानकारी मिली है कि आईएसआईएस देश भर में 40 जगहों पर ड्रोन से बम धमाके करने की योजना बना रहा था।
और इसके लिए आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। एनआईए ने पुणे से जिन संदिग्धों को पकड़ा था उनसे जब्त की गई डिजिटल डिवाइस में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई थी। आरोपियों से जब्त डिजिटल डिवाइस में से एजेंसी को मुंबई के अहम इलाकों की तस्वीरें मिली थी जो इनके निशाने पर थी। अभी तक की जांच के मुताबिक ये लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर साजिश को अंजाम देने वाले इलाकों की रेकी कर रहे थे। इन लोगों को विदेश से भी फंडिंग मिली थी जिसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक का नाम शाकिब नचान है जो ठाणे का रहने वाला है। मुंबई में 2002-03 के सीरियल रेल धमाके में वो 10 साल की सजा काट चुका है। उसका बेटा आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार है। एनआईए का दावा है कि शाकिब ही आईएसआईएस के महाराष्ट्र मॉड्यूल का सरगना है जो आतंकियों की भर्ती करने में लगा था और उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा था। एनआईए की माने तो संदिग्ध आतंकियों ने ठाणे में बोरीवली के पास पगहा गांव को अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। पगहा गांव से ही ये देश भर में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। एनआईए का दावा है कि इन्होंने पगहा गांव को आजाद यानी मुक्त क्षेत्र घोषित कर रखा था। आरोप है कि शाकिब नचान मुस्लिम युवकों को पगहा गांव में आकर रहने और यहीं से आगे की योजना पर काम करने के लिए उकसा रहा था। एनआईए के मुताबिक शाकिब नचान ने पगहा को अलशाम नाम दिया था। शाकिब नचान घाटकोपर बम धमाके में आरोपी भी रह चुका था। एनआईए का कहना है कि ये सभी संदिग्ध आतंकी विदेश में बैठे अपने हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे और इससे पहले भी आतंकी वारदातों में शामिल रहे हैं जिसमें आईईडी बनाना भी शामिल है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में जबरदस्त तरीके से विस्तार की योजना बनाई है। भारत में कारोबार के लिहाज से अनुकूल माहौल मिलने से उत्साहित एप्पल की मददगार कंपनियों ने यहां प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एप्पल की प्रमुख आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ने पिछले महीने भारत में करीब 13,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। प्रोडक्शन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत मिल रही सब्सिडी से एप्पल की आपूर्तिकर्ता कंपनियां भारत में अपनी निर्माण क्षमता बढ़ा रही हैं। कर्नाटक में फॉक्सकॉन के कारखाने से अप्रैल से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है जिसका लक्ष्य सालाना 2 करोड़ मोबाइल फोन बनाने का है। इनमें ज्यादातर आईफोन्स होंगे। यही नहीं, कंपनी दूसरा कारखाना भी लगाने की तैयारी में है। बीते वित्त वर्ष में एप्पल 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईफोन भारत में असेंबल कर चुकी है। इसके अलावा टाटा ग्रुप तमिलनाडु में भी आईफोन बनाने की योजना बना रहा है। 2 साल में इसमें 20 असेंबली लाइन होंगी और 50,000 कर्मचारी हो सकते हैं। टाटा ग्रुप पहले ही आईफोन बनाने के लिए कर्नाटक में विस्ट्रॉन की फैक्ट्री खरीद चुका है और एप्पल के रुख को देखते हुए देश में सबसे बड़ा आईफोन असेंबली संयंत्र बनाने की योजना बना चुका है। ऐसा होने पर एप्पल अगले 2-3 साल में देश में हर साल 5 करोड़ आईफोन बनाएगी। यह रणनीति सफल हुई तो भारत वैश्विक आईफोन उत्पादन में इस दशक के अंत तक 1/4 का योगदान कर सकेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने याचिका पर अपनी दलील पेश की। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उनके पास संजय सिंह के खिलाफ कई गवाह हैं। जांच एजेंसी ने संजय सिंह को शराब नीति का मास्टरमाइंड बताया। अब संजय सिंह की जमानत याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पत्र सामने आने के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि पत्र के जरिए एनसीपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी ने अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निलंबित किया। बीएसपी ने पत्र जारी कर बताया कि दानिश अली को कई बार कहा गया था कि वो पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के विरुद्ध जाकर कोई बयानबाजी ना करे, लेकिन इसके बाद भी वो पार्टी के विरुद्ध जाकर काम करते रहे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब कोमल मांझी शीतला माता मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। तभी नक्सलियों ने मौके का फायदा उठाकर कोमल मांझी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तेलंगाना में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह पर संग्राम छिड़ गया। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गई और दोनों पार्टियों में विवाद की वजह बने एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी। दरअसल तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की ओर से नियुक्ति के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। इसके बाद चंद्रयान गुट्टा से विधायक ओवैसी ने नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई। लेकिन बीजेपी विधायकों ने न सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध किया बल्कि शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट किया। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनवाया। नई सरकार, नया कांग्रेस का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनने के बाद में
कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। हर बार रेवंत रेड्डी ये कमेंट करते थे कि बीजेपी, एमआईएम, बीआरएस एक है। तो आज तेलंगाना की जनता को पता चल गया है कि कौन किसके साथ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ विधायकों को छोड़कर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जो कि नियमों और विधानसभा की परंपरा के खिलाफ है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी भूमिका निभाता है और वो नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने और स्पीकर चुने जाने तक विधानसभा सत्र का संचालन करता है। लेकिन बीजेपी अकबरुद्दीन ओवैसी के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने से इतनी नाराज हुई कि इसे सीनियर विधायकों का अपमान करार दे दिया। कि सीनियर एमएलए से उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना, वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। ये बहुत सीनियर एमएलए को अपमान भी है। यही नहीं, तेलंगाना बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए जूनियर ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया। हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओथ लेंगे, क्योंकि शासन सभा में जो आज तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ 5 लोगों का मेजॉरिटी है। क्या होता है पता नहीं, इसलिए इलीगली, परंपरा के खिलाफ, नियमों के खिलाफ मजलिस पार्टी को नजदीक लेने के लिए, सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया। वहीं कांग्रेस ने इसे नाटक बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। वो तो नाटक है। एक दूसरा प्रोटेम स्पीकर होता, टेम्परेरी व्यवस्था होती, सबसे ज्यादा सीनियर एमएलए वही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका तो मिली भगत है। एमआईएम से अभी भी कहते हैं, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि 8 बार साल वो जीत चुके हैं, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। बीजेपी जल्दी ही राजस्थान में सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। कल यानी 10 दिसंबर को राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम का नाम तय होगा, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगेगी, जिसके लिए पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जयपुर में विधायकों से मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव लेंगे। पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है, शीघ्र ही आपको तिथि भी बता दी जाएगी। इस बीच राजस्थान में सीएम पद की रेस को लेकर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। तिजारा से विधायक बने बाबा बालकनाथ ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए साफ कर दिया कि वो सीएम पद की रेस से बाहर हैं। बाबा बालकनाथ ने लिखा कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। वहीं सीएम की रेस से वसुंधरा राजे के भी बाहर होने की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि गुरुवार को दिल्ली में वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद जब वो लौटी तो मीडिया से कुछ नहीं कहा। इसके बाद उनकी तस्वीर को देखकर अब ये अटकलें लग रही हैं कि वो सीएम पद की रेस से बाहर हैं। और पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे को इसके लिए मना भी लिया है। हालांकि ये भी अटकलें हैं कि जब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसे में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे के नाम को हटा दिया जाए तो मुख्यमंत्री पद की रेस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विद्याधर नगर से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी का नाम सामने आ रहा है। अब इनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लगती है या किसी और चेहरे को मौका मिलता है, ये विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षकों की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही तय होगा। मध्य प्रदेश में 163 सीटों के साथ बंपर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी जल्द ही वहां सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। इसके लिए सोमवार यानी 11 दिसंबर को भोपाल में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा के सामने विधायकों के दिए प्रस्ताव के बाद सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगेगी, उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी साफ कर दिया कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी के हित में होगा। संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहाँ आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा।
इसके साथ ही वीडी शर्मा ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ हर कार्यकर्ता सहमत रहता है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कल तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। दरअसल कल छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व सीएम के नाम का ऐलान कर सकता है, जिसके लिए रविवार को पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षकों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के साथ विधायक दल की बैठक होगी। इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने साफ किया कि विधायक दल की बैठक के बाद शाम तक मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। जनता ने हमारे नेतृत्व पर भरोसा किया और ऐतिहासिक जनमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। बताया जा रहा है कि सभी बीजेपी विधायक पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और पर्यवेक्षकों के साथ उनकी दोपहर 2 बजे बैठक होगी। राजस्थान में सत्ता से बेदखल हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण और झूठ बोलकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। साथ ही गहलोत ने बीजेपी का सीएम तय नहीं होने पर भी निशाना साधा और दावा किया कि बीजेपी में अनुशासन नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक वो सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाए। अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7 दिन तक। तुम काय की बात करते हो कि हमारे पास अनुशासन है। चाल चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर झूठ बोलकर और धार्मिक मुद्दे उठाकर चुनाव जीतने का आरोप भी लगाया। धार्मिक मुद्दे उठा करके 3 तलाक भी लेके आ गए, 370 भी लेके आ गए, राजस्थान में कन्हैयालाल का मर्डर भी लेके आ गए। झूठ फैला दिया उन्होंने कि मुसलमान को 50 लाख, हिंदू को 5 लाख। इतने झूठ बोल बोल के चुनाव जीत के आए ये लोग। गहलोत ने कहा कि जनता के हित में जो योजनाएं उन्होंने चलाई, बीजेपी उन्हें लागू रखे। 3 राज्यों में मिली हार के बाद अब कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर आज राजस्थान में हुई हार पर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। साथ ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राजस्थान के मुख्य पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा समेत कई नेता भी शामिल हुए। बैठक के बाद सुखजिंदर रंधावा ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि राजस्थान में पार्टी के वोट शेयर में ज्यादा कमी नहीं आई और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया। 8-9 ऐसे मिले जो 300 या 500 से भी कम वोटों पर हारे हैं, तो उसको हम चर्चा हुई है और ठीक रहा है। ऐसा माना उन्होंने कि राजस्थान बिल्कुल उन्होंने कहा कि पूरे मन से वो इलेक्शन लड़ी गई है राजस्थान में। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि आगे सभी मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। हमने आज से ही उनको बोल दिया है कि हम पार्लियामेंट की तैयारी करेंगे और जहाँ जहाँ कोई हमें खामियां रहेगी, कमियां थी, उनको हम पूरा करके और एकजुट होकर इलेक्शन जो है लड़ेंगे। बैठक के दौरान कांग्रेस के सभी बूथ कार्यकर्ताओं की मेहनत की भी तारीफ की गई। ब्लड कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की बहुत बड़ी किरण आई है। मरीजों के सेल्स को कैंसर से लड़ने लायक बनाने वाली स्वदेशी तकनीक के आने के बाद मरीज सामने आने लगे हैं। बताया गया है कि कैंसर मरीज के इम्यून सेल्स पर आधारित स्वदेशी CAR-T थेरेपी को 1 महीने पहले सरकार से अनुमति मिल गई। इस तकनीक में मरीज से उसके इम्यून सेल्स लेकर आनुवांशिक रूप से प्रयोगशाला में इंजीनियर किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में कहें तो मरीज के सेल्स को कैंसर से लड़ने लायक बनाया जाता है। अब तक देश के 15 अस्पतालों में CAR-T थेरेपी यानी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T थेरेपी शुरू हो चुकी है, जहां अगले 1 साल के अंदर 1000 मरीजों को ब्लड कैंसर से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया। जानकारी के मुताबिक साल 2018 में IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने लिम्फोमा और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर पर अपना अध्ययन शुरू किया और 2021 में CAR-T थेरेपी को क्लिनिकल ट्रायल तक लेकर आए। देश के कई चिकित्सा संस्थानों में क्लिनिकल परीक्षण में यह थेरेपी न सिर्फ सुरक्षित बल्कि 80% से ज्यादा असरदार मिली है। इस इलाज के लिए दुनिया में पहली कोशिश अमेरिकी वैज्ञानिकों ने साल 2009 से 2010 के बीच शुरू की थी। हालांकि इसे सरकारी अनुमति 2018 में दी गई और उसी दौरान भारतीय शोधकर्ताओं ने अध्ययन शुरू किया। अमेरिका और भारत के अलावा यह तकनीक स्पेन, जापान, जर्मनी और चीन के पास है। CAR-T थेरेपी की कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए हो सकती है, जो आने वाले कुछ वर्षों में सस्ती भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअली बात की। पीएम ने कहा कि उनके लिए देश का हर गरीब, हर किसान VIP है और उनका मकसद है कि जहां और जिस गांव में ये यात्रा पहुंचे वहां हर व्यक्ति उस गाड़ी तक पहुंचे, तभी विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। पीएम ने कहा कि उनके लिए गरीब, वंचित, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको न केवल मोदी पूछता है बल्कि पूजता भी है। हिंदुस्तान के हर कोने में
चीजें पहुंची है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी की योजना वाली गाड़ी गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की योजना के बारे में बता रही है, जिससे उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 10 जिलों में हुए इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री भी जुड़े। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। यूपी के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि श्री राम लला का गर्भगृह लगभग तैयार है और हाल ही में लाइटिंग फिटिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। बीएसएफ ने ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली के वसंत कुंज में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। दोनों शूटर्स के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में मौलाना और उलेमाओं ने निकाह में बैंड डीजे को बैन करने का फैसला किया। फैसले में तय किया गया कि किसी भी शादी में अगर डीजे, बैंड बाजे या नाच गाना होगा तो मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद चरणजीत उर्फ चीनू भी पुलिस की राडार पर आ गई है। चरणजीत राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेटी है और पुलिस को शक है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में उसका भी हाथ हो सकता है। कहा जा रहा है कि आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद चीनू का किसी बात को लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी से विवाद हुआ था, लेकिन चीनू ने गोगामेडी हत्याकांड में अपने ऊपर लग रहे आरोपों से साफ इनकार कर दिया। आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे परिवार के सदस्य की तरह थे। वो हमेशा हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। सुखदेव काकोसा की हत्या में मेरा नाम जोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुखदेव जी काकोसा वो शख्स हैं जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए, तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। गैंगस्टर आनंदपाल की बेटी चीनू राजू ठेहट केस में वांटेड है। चीनू दुबई में रहती है, इसी वजह से पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। चीनू दुबई में रहकर ही आनंदपाल गैंग को ऑपरेट करती है। भले ही सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा आनंदपाल सिंह के समर्थन में खड़े रहे, लेकिन उसकी बेटी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया। लॉरेंस गैंग बड़े कारोबारियों से लाखों रुपए की फिरौती वसूलता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीनू तक पहुंचता है। कहा तो यहां तक जाता है कि पिता के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए चरणजीत सिंह उर्फ चीनू ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिलाया और रोहित गोदारा के साथ मिलकर राजू ठेहट को मारने का प्लान बनाया। लेकिन सवाल यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में पुलिस को आनंदपाल की बेटी चीनू पर शक क्यों है? दरअसल इसके पीछे है प्रॉपर्टी विवाद। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह ने अपराध की दुनिया में रहते हुए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित की। उसकी संपत्ति पर आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी चीनू अपना हक जता रही है, जबकि पिता की प्रॉपर्टी को लेकर उसका अपने चाचा रुपेंद्र पाल सिंह और मंजीत पाल सिंह से विवाद चल रहा है। इस मामले में सुखदेव सिंह गोगामेडी रुपेंद्र पाल सिंह और मंजीत पाल सिंह के साथ खड़े रहे। ऐसे में चीनू सुखदेव सिंह गोगामेडी की दुश्मन बन बैठी। दूसरी वजह यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से की जा रही फिरौती वसूली के कुछ मामलों में सुखदेव सिंह गोगामेडी आड़े आ रहे थे, जिसके बाद चीनू ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग की। उधर सुखदेव हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ की तलाश तेज कर दी गई है। दोनों शूटर्स की मदद करने वाले रामवीर जाट नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि रामवीर ने गोगामेडी के घर की रेकी करवाने में मदद करने के साथ साथ उन्हें संरक्षण भी दिया था। गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों शूटर सुजानगढ़ पहुंचकर वहां से दिल्ली जाने वाली बस में निकल गए थे। दोनों शूटर्स की आखिरी लोकेशन हरियाणा के रेवाड़ी में मिली। इसके बाद उनकी लोकेशंस का पता नहीं चल सका। उनके लिए सब जगह से रेड्स वगैरह कर रहे हैं और कल डीजीपी साहब के आदेश से 5 लाख इनाम घोषित किया हुआ है और जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उन लोग हम टच में हैं और उनके लिए अलग अलग टीमें लग रही है उनको अरेस्ट करने के लिए। इसके अलावा इनके सपोर्टर्स जितने भी हैं और इनको जो मदद की है उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं।
शूटर्स की रेवाड़ी से गाजियाबाद पहुंचने की भी आशंका है, लिहाजा रेवाड़ी और गाजियाबाद में शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में नितिन फौजी के अधिक संपर्क सूत्र हैं। पुलिस उसके सभी संपर्क सूत्रों को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। नहीं, वो पूरा है, इनकी पूरे जैसे हरियाणा है, पंजाब है और दिल्ली है, यूपी है और राजस्थान है और सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश का भी गुजरात है। ये तो पूरा है, इसमें पूरा जहाँ भी जो पहले भी इनके गए हुए उनके खिलाफ पहले भी हम लोगों ने जो सूचना हमको मिली हुई है और इनके हाइडआउट से उन सबको हम रख रहे हैं। शूटर नितिन फौजी ने जयपुर में भी अपने साथी बना रखे हैं, जिनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में पुलिस टीम तलाश में जुटी है। इजराइल ने गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजरायली फौज के दावों की मानो तो उसने आतंकी संगठन हमास के 450 ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले में 350 लोगों के मारे जाने की बात कही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा के शजाइया और खान यूनिस को टारगेट किया। शजाइया में इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हमास की एक सुरंग भी खोज निकाली, जिसे बाद में तबाह कर दिया गया। शुक्रवार को गाजा में इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी गईं, जिनसे गाजा का आसमान बारूद से लाल हो गया और धमाकों की आवाज से चारों तरफ खौफ पसर गया। वहीं उत्तरी गाजा के बेत हनौन में यूएनआरडब्ल्यूए के एक स्कूल और मस्जिद को बम गिराकर तबाह कर दिया गया। आईडीएफ ने दावा किया कि स्कूल और मस्जिद से हमास के आतंकी उसके जवानों पर हमला कर रहे थे। इजरायली सेना ने कहा कि यह तो शुरुआत है, युद्ध के दूसरे चरण में उसकी कोशिश होगी कि हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। हफ्ते भर का सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आया। नागरिकों पर हमले से बचने की अमेरिकी चेतावनी के बावजूद इजराइल ने नॉर्थ और साउथ गाजा में टारगेटेड अटैक में इजाफा कर दिया। यही नहीं, प्रकाश उत्सव हनुका की तैयारियों के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गाजा को अंधकार में डुबो देने की धमकी दी। כולכם, כן. נשים לא נלחמו באמת בצה"ל מ-48. זו פעם ראשונה שזה קורה אחרי 75 שנים. इजरायली रक्षा मंत्री के हुंकार के बीच नुसीरात शिविर पर भी हमले की खबर आई, जहां आईडीएफ को हमास आतंकियों के छिपने की सूचना मिली थी। यही नहीं, इजरायली सेना ने सीरिया में भी ड्रोन हमला किया, जिसमें हमास का साथ दे रहे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हसन अली डगडॉग की मौत हो गई। हसन मूसा डगडॉग का बेटा है, जो सीरिया में हमास का प्रभारी था। Z News।